आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। हमने अभी तक हिस्ट्री का 6 लेसन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम इसका 7 लेसन करेंगे जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसे पढ़ेंगे हम जातियों के बारे में कि किस तरह से जनजातियाँ थी। खानाबदोश कौन लोग होते हैं? जो खानाबदोश होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में या अपने पशुओं के चारा के लिए एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो क्या है कि इसमें पिछले लेसन में हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा था, किस मंदिर ने स्थापित किए थे। तो यहाँ पर क्या था कि एक लंबे अंतराल से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, अलग अलग किस्म के अलग अलग समाज तरीकों के विकसित हुए थे। तो इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े समाज में हिस्से में समाज वन के अनुसार पहले से विभाजित थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम जैसे बड़े बड़े राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए। तो हम पढ़ेंगे कि बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज अलबत्ता दूसरे देश के समाज में उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों, कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे असमान वर्गों पर विराजित है। अक्सर ऐसे समाजों को क्या कहा जाता है? जनजातीय कहा जाता है। समझ में आया कि जो उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। जो बहुत से लोग थे भाई वो नहीं मानते थे कि ब्राह्मणों जो कर्मकांड मंदिर को, तो इससे क्या आता था समाज में अक्सर समाजों को जनजातीय कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य होते थे वो नाताबंदी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपने जीवन उपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी और संग्रह का कार्य पशुपालक करते थे। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए क्या करते थे? गतिविधियों का मिला जुला रूप जो अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ क्या थी? खानाबदोश थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थी। ठीक समझ में आया कि किसके लिए घूमती रहती थी? वो अपने उसके लिए घूमते थे। तो जनजातीय समूह जो संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजातियाँ फली फूली ये जंगलों, पेड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम जगहों पर एक समाज से निवास नहीं करती थी। अब पढ़ेंगे भाई जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कुछ बातों का छोड़ दे तो जनजातीय लोग वह लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन रीति रिवाजों और भौतिक मौखिक परंपराओं का वो क्या करते थे? संरक्षण करते थे। यानी कि उनके पास कोई लिखित नहीं था, दस्तावेज नहीं होते। जैसे आजकल दस्तावेज होते हैं ना भाई, हमारे लिखे उसमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में लिखा था, ऐसे उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होते थे। आज के इतिहासकार क्या करते? जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। तो जो जनजातीय लोग होते थे, भारत के लोग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ क्या करता रहता था? बदलता रहता था। जैसे पंजाब में खोमर जनजाति है, 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान प्रभावशाली थी। बाद में खग्गर लोग अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया जो थे कमाल खान खग्गर को बादशाह अकबर ने क्या बना दिया था? अपना मनसबदार बना दिया था। मुल्तान और सिंध में मुगल को अधीन करने के बाद जैसे लोगों का परसुत विस्तृत हुआ। ठीक है, तो ये लोग क्या थे? अलग अलग मुखियाओं के कई छोटे छोटे कुलों में बढ़ जाते थे, यानी छोटे छोटे गाँव थे उन्हें कुलों में बांट देते थे। जैसे पश्चिम हिमालय है तो वहाँ पर आज भी जो गडरियों की जनजाति रहती है, ठीक है, उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में भी जैसे अहोम है, दूसरी जनजातियों के पूरी तरह से प्रभुत्व। तो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चैर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। तो बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जो राजा मानसिंह हैं, उन्होंने 1591 में क्या किया था कि चैर लोगों पर हमला किया था। तो उन्हें परास्त किया, इन्हें लूट कर अच्छा खासा क्या किया? माल इकट्ठा किया, लेकिन पूरी तरह से उनके अधीन नहीं बना पाए थे। कौन? जो ये मानसिंह जो थे। ठीक है, तो औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था? इस में क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति मुंडा और संथाल, ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ जैसे कोहली और दक्षिण में जैसे कोरात, बेतर और मांझी जनजातियाँ विशाल आबादी थी। तो भीलों की जो बड़ी जनजाति पश्चिम और भारत में भी फैली हुई थी और 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से एक प्रकार एक जगह से दूसरे जगह में खेती और तख्ती जो जमींदार बन चुके थे, तब भी वे भैलों के कुल शिकारी जो संग्रह बन रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसमें क्या है? जो भील जाति के लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। किसके समय? रात के समय। ठीक है, जैसे हिरन है उसका शिकार करते हैं। ये जाति क्या करती थी? इस तरह से वो अपने शिकार इकट्ठे करती थी। इनकी जो रीति रिवाज सब जो होती थी अलग होते थे। अब जैसे ये है खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो खानाबदोश और चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर करता था। वे खेती और चीज़ों के लिए जैसे ऊन, घी इत्यादि का विनियम करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से जैसे दूसरी जगह आते जाते थे, सामानों की खरीद वोखरत करते थे। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी जैसे खानाबदोश थे, उनका कारवा टाड़ा कहलाता था। वो लोग क्या करते थे कि भाई खानाबदोश मैंने बताया कि कौन लोग होते थे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जो
घूमते रहते, ठीक है। तो नगर के बजाय अनाज की ढुलाई का काम करते थे। बादशाह जो जागीर पे उन्हें अपने संस्करणों में लिखा है कि भाई जो बंजारे इलाकों से क्या करते थे, बेलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे, ठीक है। और सैन्य बलों के दौरान उन्होंने क्या करा, मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे, ठीक है। तो इस विशाल सेना के लिए करीबन 1 लाख बैल जो है वो क्या करते थे, अनाज ढोते थे। कई पशुचारी जो थे, जैसे मवेशी हैं यानी कि पशु जो हैं, और घोड़े जैसे जानवरों का पालन पोषण और लोगों के साथ उन्हें किसका काम करते थे, बेचने का काम करते थे। यानी कि ये कौन करते थे, ये वो करते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग होते थे और भ्रमण करते थे, ये लोग रस्सी और सरकंडे का काम करते थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।